हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th के लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं और क्लास 11th के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग आज टॉपिक चूज कर रहे हैं वेक्टर। वेक्टर के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि हमारे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। फिर ये तीसरी क्वांटिटी टेंसर का क्या कॉन्सेप्ट है? तो टेंसर का कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होता है, लेकिन ये वेक्टर वाले रूल्स को फॉलो नहीं करता है। ये स्केलर और वेक्टर इन दोनों से हट के एक डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है जो टेंसर क्वांटिटी कहलाता है। अब हम यहाँ दो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, पहले हम ये बात समझते हैं। अगर हम नॉर्मल किसी से सपोज करिए कि 1 किलो चीनी लाने को बोले, नॉट 1 किलो, हम उसको बोलें कि आप चीनी ले आओ, तो वो हमसे एक सवाल पूछेगा कि कितना चीनी लाना है। हम उसको बताएंगे कि 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, जो भी एक डेफिनेट अमाउंट हम उसको बताएंगे। यानी कि उसने जो हमसे सवाल पूछा वो पूछा हाउ मच, कितना। तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए अगर हम हाउ मच का क्वेश्चन अराइज करते हैं, हाउ मच पूछ सकते हैं एंड वी विल गेट द आंसर, देन दैट पार्ट ऑफ द थिंग इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की बात आती है। डायरेक्शन का मतलब है इन विच डायरेक्शन, किधर। मान लीजिए कि कोई एक आदमी खड़ा है और उसको हम बोलें कि आप चलिए, तो वो जब चलिए पूछा जाएगा या बताया जाएगा तो वो ये पूछेगा कि हमको किधर चलना है। तो किधर का मतलब हुआ कि दैट पार्ट इज डायरेक्शन। हमने बता दिया कि चलिए आप ईस्ट साइड में चलिए, वेस्ट साइड में चलिए, साउथ ईस्ट के कॉर्नर पे चलिए। तो अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने कहा कि आप ईस्ट साइड में चलिए तो वो ईस्ट साइड में चलता चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो उससे ये भी उसके साथ सवाल जनरेट होगा कि हमको किधर चलना है। तो यानी कि उस पार्ट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आएगा। कितना चलना है, 1 किलोमीटर चलना है, 2 किलोमीटर चलना है, 100 मीटर चलना है, 50 मीटर चलना है। तो अगर हमको दो चीजों का आंसर मिलता है सवाल से कि कितना और किधर, तो उस तरह की जो क्वांटिटी होती है, मतलब कि जिस क्वांटिटी में भी हमको कितना और किधर का आंसर मिल जाता है, वो क्वांटिटी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन हम लोग समझ गए, मैग्नीट्यूड समझ गए और उसके साथ ही स्केलर और वेक्टर भी समझे। यानी कि स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड और वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल कि मैंने कहीं लिखा 5 किलोमीटर, इट इज अ डिस्टेंस। 5 किलोमीटर इज अ डिस्टेंस। पूछा जाए कि कितना डिस्टेंस, तो आंसर इज 5 किलोमीटर। हमको कितना का जवाब मिल रहा है, ये पार्ट है मैग्नीट्यूड का। अगर 5 किलोमीटर में हम एक बात ऐड कर दें, 5 किलोमीटर ईस्ट, तो हमको किधर का भी जवाब मिल रहा है। पूछा जाए कि कितना चलना है, तो 5 किलोमीटर चलना है। किधर चलना है, तो ईस्ट में चलना है। तो यानी कि कितना और किधर, इन दोनों बातों का जवाब अगर हमको मिल रहा है, तो ये पूरा पार्ट जो कि हमने करली ब्रैकेट में लिख रखा है, ये पूरा एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें कितना और किधर, इन दोनों बातों का आंसर मुझे मिल रहा है। अगर केवल 5 किलोमीटर लिखा होता तो इसमें सिर्फ हमको कितना का आंसर मिल रहा है और वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंटेन करता है। अब आते हैं टेंसर पर। ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन ये वेक्टर के रूल्स को फॉलो नहीं करता है। जैसे वेक्टर में रूल ऑफ एडिशन होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये सारे रूल्स को ये फॉलो नहीं करता है। जैसे कि करंट,
करंट जो है वो एक टेंसर क्वांटिटी है। किसी भी वायर में करंट चल रहा है तो उसमें हमको कितना और किधर, इन दोनों बातों का आंसर तो मिलता है। मान लीजिए कि एक ये वायर है और इसमें पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ अगर करंट चल रहा है तो हमने इस तरह से एरो दिखाया, और सपोज करिए कि 2 एम्पियर करंट चल रहा है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि इस वायर में कितना करंट चल रहा है, तो 2 एम्पियर चल रहा है। किधर चल रहा है, तो ए से बी की तरफ चल रहा है। तो हमको इसमें कितना और किधर, इन दोनों सवालों का जवाब तो मिल रहा है। लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास एक इधर करंट चल रहा है 3 एम्पियर का और एक इधर करंट चल रहा है इसमें 4 एम्पियर का। तो इस जंक्शन पर मिलने वाले, और ये दोनों वायर जो हैं या इन दोनों का डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि हम लोग अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं, अगर ये परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स होते तो द नेट रिजल्टेंट इज 5 एम्पियर, बट यहां जो हमको आंसर मिलता है वो मिलता है 7 एम्पियर। अब ये कहीं कहीं स्केलर का रूल फॉलो कर जाता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इसमें, लेकिन रूल ये स्केलर टाइप का फॉलो कर रहा है। तो डायरेक्ट ऐड करके हमको 7 एम्पियर का आंसर मिल रहा है। तो जो भी क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखते हुए भी वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करती हैं, उस तरह की क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर क्वांटिटी, pressure is a tensor quantity, and there are so many quantities which are tensor quantity। खैर, हमको यहाँ पे अपने क्लास 11th के सिलेबस में रहते हुए वेक्टर और स्केलर के बारे में जानना है। स्केलर के बारे में हमने आपको बता दिया कि इसमें केवल जो है वो मैग्नीट्यूड होगा, और वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों होंगे। अब हम लोग वेक्टर की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमने अभी एग्जांपल के तौर पे लिखा था कि 5 किलोमीटर ईस्ट। अब जो काम हम कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर का, उसमें ये बोर्ड पर बना रहे हैं, हम उसको अपनी कॉपी पे बनाते हैं। तो 5 किलोमीटर लंबी ना तो हम कॉपी ले सकते हैं और ना ही 5 किलोमीटर लंबा हम बोर्ड ले सकते हैं। तो आपने कहीं वो देखा होगा रोड पे जो माइलस्टोन्स होते हैं या जो आजकल बोर्ड लगाए जाते हैं कि दिल्ली 170 किलोमीटर, तो वहां पे लिखा होता है दिल्ली, और एक एरो बना होता है इस तरह से या इस तरह से। जिधर भी रास्ता इंडिकेट करना होता है हम एक एरो बना देते हैं और वहां हम लिख देते हैं 170 किलोमीटर। इट डजंट मीन कि दिस एरो इज ऑफ लेंथ ऑफ 170 किलोमीटर। ये 170 किलोमीटर का लेंथ तो नहीं है। हम मैप बनाते हैं, पूरे इंडिया को एक छोटे से पेज पे बना लेते हैं, तो वो पूरे इंडिया को हम एक छोटे से पेपर पे तो नहीं ला सकते। तो फिर इसका क्या मतलब होता है, तो उसके लिए हम लोग एक स्केलिंग करते हैं। मान लीजिए कि हमको एक लाइन खींचना है। सपोज करिए कि हमने यहाँ डायरेक्शन आपको दिखा दिया, दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब यहाँ हमको 5 किलोमीटर ईस्ट को रिप्रेजेंट करना है इन अ वेक्टर फॉर्म ऑन दिस ग्रीन बोर्ड। तो हम उसके लिए एक छोटा सा स्केल मान लेंगे कि फॉर एग्जाम्पल कि 1 सेंटीमीटर ऑन बोर्ड रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। ये एक छोटा सा स्केल माना जाएगा कि 1 सेंटीमीटर जो है इस बोर्ड पे अगर ड्रॉ होता है तो वो ग्राउंड के 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब है कि अगर हमको 5 किलोमीटर ईस्ट को रिप्रेजेंट करना है तो ईस्ट डायरेक्शन इधर हमको दिख रहा है, यानी कि हम एक 5 सेंटीमीटर लंबा लाइन ड्रॉ करें और डायरेक्शन के लिए इस तरह से एरो बना दें। इसकी ग्राउंड पे लेंथ जो है वो 5 किलोमीटर होगी और इस बोर्ड पे या आपकी कॉपी पे इसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर होगी। आपके कॉपी का 5 सेंटीमीटर ग्राउंड के 5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा और इस मैप के हिसाब से ये ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स 5 किलोमीटर ईस्ट। ये वेक्टर के रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। इस
एरो में इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं हेड और इस पोर्शन को बोलते हैं टेल। अब अगर वेक्टर को लिखना है तो मान लीजिए कि हमारे पास एक इस तरह से कोई वेक्टर है A to B, यानी कि इसका जो डायरेक्शन है वो A से B की तरफ है और इसकी लेंथ जो है वो AB है। लेंथ AB है यानी कि इसका मैग्नीट्यूड का पार्ट AB है और इसका डायरेक्शन पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं AB और AB के ऊपर एक एरो बना के इसको पढ़ा जाता है वेक्टर AB। शॉर्टकट के लिए हम लोग इसको कुछ वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर अल्फा इस तरह से सिंगल लेटर्स में भी डिनोट कर सकते हैं, बशर्ते कि हम ये क्लैरिफिकेशन रखेंगे कि इस वेक्टर A का डायरेक्शन कहां से कहां तक है, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक है। ये वेक्टर AB हो गया। मान लीजिए कि हमको यहां से अगर इस एक दूसरे वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर ये वाला है, तो इस वेक्टर को हम लिखेंगे BA, वेक्टर BA। और वेक्टर BA का मतलब है कि ये पॉइंट B से शुरू हो रहा है और ये पॉइंट A की तरफ जा रहा है, पॉइंट A तक जा रहा है। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। यानी कि अगर हमने वेक्टर AB लिखा हुआ है कहीं पर, तो इसका मतलब है कि द हेड ऑफ द वेक्टर इज एट B एंड द टेल ऑफ द वेक्टर इज एट A, यानी कि ये पोर्शन यहां होगा और ये टेल का पोर्शन यहां होगा। दूसरी बात और है कि अगर कोई वेक्टर AB लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि ये पॉइंट A से स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट B तक जा रहा है, यानी कि द इनिशियल पॉइंट ऑफ दिस वेक्टर इज A एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ दिस वेक्टर इज B। ये हो गया हमारा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, वेक्टर को लिखने का तरीका। अब उसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर पे। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर कि वेक्टर जो है वो कितने तरह का होता है। सारे टाइप्स हमारे लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात कि हम लोगों ने जो ये देखा कि वेक्टर AB के बारे में हम लोगों ने बात की, तो ये बोला कि A इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट और B इज द फाइनल पॉइंट। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर AB और दूसरा है वेक्टर AC, इन दोनों को देख के हमको ये पता चल रहा है कि इसका इनिशियल पॉइंट दोनों वेक्टर्स का A है, इस वेक्टर का फाइनल पॉइंट B है और इस वेक्टर का फाइनल पॉइंट C है। अगर इसको हम कहीं रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B, तो दिस वेक्टर इज वेक्टर AB। और वेक्टर A से ही शुरू करके हम एक दूसरा वेक्टर बना रहे हैं, ये पॉइंट है C, तो हम इस वेक्टर को लिखेंगे वेक्टर AC। अब जो ये दो वेक्टर हैं, कोई एक तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, अगर उन सारे वेक्टर्स का ये इनिशियल पॉइंट सेम है तो दैट टाइप ऑफ वेक्टर्स इज नोन एज को-इनिशियल वेक्टर। दैट टाइप ऑफ वेक्टर इज नोन एज को-इनिशियल वेक्टर। को-इनिशियल वेक्टर का मतलब ये हुआ कि दो या दो से ज्यादा ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट एक ही है, यानी कि ये वेक्टर AB और वेक्टर AC दोनों ही पॉइंट A से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि इसका इनिशियल पॉइंट सेम है और दिस टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड को-इनिशियल वेक्टर। तो ये टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला टाइप हम लोगों ने समझ लिया कि को-इनिशियल वेक्टर इज अ वन सिंगल टाइप ऑफ द वेक्टर। नाउ नेक्स्ट टाइप जो वेक्टर का होता है वो है कोप्लेनर वेक्टर्स। दूसरा पॉइंट है सेकंड, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है कि जैसे हमारे कोई भी दो पॉइंट्स अगर लिए जाएं रैंडम, हमने रैंडम बिना बोर्ड की तरफ देखे सपोज करिए कि यहां एक पॉइंट लगा लिया और यहां एक पॉइंट लगा लिया, तो ये दो लाइनें जो है वो दो पॉइंट्स जो है एक ही लाइन पर होंगी, यानी कि कोई भी दो पॉइंट लिए गए तो दो पॉइंट हमेशा ही एक लाइन में होते हैं। उसी तरह से
दो वेक्टर्स अगर लिए जाएं तो वो हमेशा एक प्लेन में होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि ये बोर्ड एक प्लेन है, ये बोर्ड जो है वो एक प्लेन है और इस प्लेन में हमने ये एक वेक्टर लिया, वो इस प्लेन पे सटा हुआ है। एक दूसरा वेक्टर हम लोग ले रहे हैं, मान लीजिए कि ये मार्कर हमने लिया और ये एक सेकंड वेक्टर है, तो ये दोनों ही एक प्लेन में है। मान लीजिए कि हमने इस मार्कर को ऐसे बाहर उठा लिया, तो आप ये कहेंगे कि ये मार्कर जो है इस बोर्ड के प्लेन से बाहर आ गया। लेकिन अगर इसको ऐसे आप उठा लीजिए तो आप कोई एक प्लेन ऐसा जरूर एग्जिस्ट करा सकते हैं या करेगा ही करेगा कि आप इसको ऐसे लेके आइए और ये दोनों ही उस पर पूरी तरह चिपक जाएंगे। आप इसको कैसे भी घुमा दीजिए, कोई ना कोई एक प्लेन जरूर इन दोनों को अपने साथ चिपका लेगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर दो वेक्टर दिए गए हैं तो वो हमेशा ही एक प्लेन में होते हैं। यानी कि एक वेक्टर कुछ ऐसा दिया गया और एक वेक्टर ऐसा दिया गया, तो ये दो वेक्टर तो हमेशा ही एक प्लेन में होंगे ही होंगे। रहा मामला किसी तीसरे और उससे ज्यादा वेक्टर्स का, तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई तीसरा वेक्टर इससे उठ के ऐसे बाहर निकल गया तो वो किसी डिफरेंट प्लेन में चला गया। जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो तीसरा वेक्टर उस प्लेन से बाहर चला गया। अगर वो भी इसी बोर्ड पे ही सटा हुआ कोई इस तरह का वेक्टर है तो ये बोला जाएगा कि ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है, यानी कि वो इस बोर्ड के प्लेन में है। आपने क्लास 10 में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ जो होता है वो होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। सेकेंड लॉ जो हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 में, बहुत डिटेल्ड स्टडी में तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये पढ़ते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों ही सेम प्लेन में होते हैं। मतलब ये कि अगर इसमें से कोई भी आप दो ले लीजिए, आइदर आप इंसिडेंट रे और नॉर्मल ले लीजिए, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे उठ के बाहर भी जा सकता था, इस बोर्ड से अलग हटके ऐसे निकल सकता था, लेकिन वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फेल करता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही बोलता है कि अगर ये मान लीजिए इंसिडेंट रे जो हमने यहां दिखा रखा है ये बिल्कुल इस बोर्ड पे सटा हुआ आ रहा है और हमारा नॉर्मल भी बिल्कुल इस बोर्ड पे सटा हुआ है, तो वी हैव डिसाइडेड अ प्लेन दैट इज दिस बोर्ड। अगर हमने एक प्लेन डिसाइड कर दिया तो वो ये बोर्ड है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक ये कंपलसरी है कि हमारा रिफ्लेक्टेड रे भी इस बोर्ड पर सटके ही जाए, और तब ये कहा जाता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे विल बी इन द सेम प्लेन। ये तीनों ही वेक्टर की तरह कंसीडर होते हैं और ये सेम प्लेन में हैं। इस तरह के वेक्टर्स को बोला जाता है कोप्लेनर वेक्टर्स। इट मींस कि 3 और मोर देन 3, ध्यान दीजिएगा हमने यहां दो नहीं बोला है। आई एम नॉट टेलिंग कि देयर आर 2 और मोर देन 2, आई एम टेलिंग यू दैट 3 और मोर देन 3 वेक्टर्स। 2 क्यों नहीं बोला, तो ये बात पहले डिस्कस की जा चुकी है कि दो वेक्टर तो हमेशा ही एक प्लेन में होते ही होते हैं, लेकिन कोई तीसरा वेक्टर अगर उसी प्लेन में एग्जिस्ट करता है तो वो सारे वेक्टर क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर। दो वेक्टर हमेशा ही कोप्लेनर। ऐसा नहीं है कि दो वेक्टर कोप्लेनर नहीं हो सकते, दो वेक्टर कोप्लेनर होते ही होते हैं, लेकिन हम तीसरे वेक्टर को अगर उसी प्लेन में देखना चाहते हैं या तीसरा वेक्टर हमारे उसी प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम ये बोलते हैं कि वो तीनों वेक्टर क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ वेक्टर। नाउ थर्ड, पहला हम लोगों ने देखा कि को इनिशियल वेक्टर, यानी कि दो ऐसे वेक्टर या दो से ज्यादा ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है वो कहलाते हैं को इनिशियल वेक्टर। दूसरा टाइप हम लोगों ने देखा कि कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। नाउ थर्ड टाइप, दैट इज द कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, जस्ट लाइक कोलिनियर पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट हैं तो ये तो हमेशा ही एक लाइन पे हैं, एक कोई तीसरा पॉइंट है और ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे हैं, तो ये बोला जाता है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर बिल्कुल इसी लाइन के अलोंग है, या इधर भी है
यानी कि ये तीन वेक्टर्स हमको दिख रहे हैं और ये तीनों वेक्टर एक ही लाइन के अलोंग है, एक स्ट्रेट लाइन पर ही लाई कर रहे हैं, तो दिस टाइप ऑफ वेक्टर्स इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। ये वेक्टर का एक और टाइप हो गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। वो हम लोग अब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द यूनिट वेक्टर, बिकॉज दैट इज अ लॉन्ग टॉपिक अ बिट, तो उसको अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।